आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर्स। एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर ऑर्डर का अलग अलग एक्सप्लेनेशन याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हम लोग आज एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और उससे सारे थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। कभी हमारे सामने लिखा होता है अप्लाई कीजिए लैटिस एनर्जी, फिर आप चेक कीजिए सॉल्युबिलिटी। कभी होता है अप्लाई हाइड्रेशन एनर्जी और फिर बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी चेक कीजिए। आयनिक कंपाउंड है, फजान रूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को एक एक को याद रखवाना बहुत मुश्किल काम है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना इतना समय मिलता नहीं है। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग ये सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन ईजिली कैसे सॉल्व किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ये कहता है कि या तो कैटायन डिफरेंट होंगे या फिर एनायन डिफरेंट होंगे। जैसे अभी आपके सामने ये जो दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए सारे के सारे कैटायन अलग अलग हैं, ठीक है। तो कैटायन डिफरेंट होंगे तो हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, एनायन डिफरेंट होंगे तो हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर कैटायन डिफरेंट है तो कैटायन भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैटायन बिलोंग करते होंगे फर्स्ट ए ग्रुप से या फिर सेकेंड ए ग्रुप से। फर्स्ट ए ग्रुप मतलब कौन? अल्कली मेटल्स, या फिर कौन होंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल अगर हुए तो सीधा सा आपको यही ध्यान रखना है कि साइज़ इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगा, साइज के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल में साइज के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगा। लेकिन तीन ऐसे केस हैं, लेकिन तीन ऐसे आयन हैं F माइनस, OH माइनस और O2 माइनस। इन तीनों के साथ साइज़ बढ़ाने पर, अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज़ बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कैटायन सेम है और एनायन डिफरेंस है, जैसे कि लिथियम के साथ FClBrI ऐसे कुछ लगा हुआ है, या मैग्नीशियम के साथ FClBrI लगे हुए हैं, मतलब एनायन डिफरेंट है, तो हम लोग राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। और इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। मतलब हम यहाँ पे दोनों एक साथ ही लिख रहे हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, और दोनों में ही हम साइज के साथ सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। फिर बचा कौन? ट्रांजिशन मेटल। अगर ट्रांजिशन मेटल हुआ तो ट्रांजिशन मेटल के साथ एनायन का साइज़ बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो कन्फ्यूज़न और आसान कर देते हैं। आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये और एक ये। इन दोनों केस में सॉल्युबिलिटी कम होती है साइज़ के साथ, बाकी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट ए ग्रुप हो तो साइज़ के साथ बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी, सेकंड ए ग्रुप हो F, OH और O माइनस के साथ बढ़ेगी, बाकी हमेशा कम होगी। दूसरा, कोई भी एनायन अगर ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा है, ट्रांजिशन मेटल कौन? जो 3D सीरीज़ वाले हैं, उनके साथ अगर कोई एनायन जुड़ा हुआ है, सपोज़ कि जैसे Ag के साथ है FClBrI, तो जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ जाएंगे साइज़ बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर FClBrI फर्स्ट ए और सेकेंड ए में से किसी से अटैच्ड हैं तो उनमें एनायन की साइज़ बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, सेकेंड ए में सॉल्युबिलिटी साइज़ के साथ कम होती है, और ट्रांजिशन मेटल जब एनायन के साथ जुड़े हों तो एनायन की साइज़ के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है, बाकी तो हमेशा बढ़ ही रही है। ये तीनों केस आपको याद रह ही जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन चीज़ों को और आसान बनाते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH, RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग फ्लो चार्ट में लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में जाने पर हमें पता है अल्कली मेटल्स, कौन से मेटल्स? अल्कली मेटल का साइज़ बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी? सीजियम हाइड्रोक्साइड की। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें क्या लिखा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेकेंड ए में F, OH और ऑक्साइड के साथ बढ़ती है, बाकी तो कम होती है, तो साइज़ बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो साइज़ बढ़ रही है बेरियम की तरफ तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह अगला देख लेते हैं। इस बार सेकेंड ए के ग्रुप के मेंबर्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो OH, F और ऑक्साइड,
ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है। तो इनके साथ साइज के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बाकी तो साइज के साथ सॉल्युबिलिटी कम ही होती है। तो यहाँ पे OH OH दे रखे हैं तो साइज के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सेकंड और थर्ड में कन्फ्यूज़न ना हो, ध्यान रहेगा। सेकंड में एनायन जो है वो Cl है और थर्ड में एनायन कौन है, OH माइनस। तो OH माइनस के साथ जब एल्केलाइन अर्थ मेटल की साइज़ बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये सारे जो फैक्ट हैं, जो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया है, वो हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, आयोनाइजेशन, उसके अलावा मेटल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी, उसके अलावा उसका क्रिस्टल कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैटायन सेम है, कैटायन सब में सेम है, Ag और Ag। तो एनायन की साइज के साथ आपको बताया था ट्रांजिशन मेटल जब होते हैं तो साइज के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो सबसे बड़ा एनायन कौन सा है, आयोडीन, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ पे कैटायन अलग अलग हैं, तो कैटायन में सेकेंड ए में साइज के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ CO3 की जगह फिर से याद दिला रहा हूँ, FOH माइनस और O2 माइनस होते तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन अभी तो कार्बोनेट है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगला एग्जांपल भी इसी तरह का है, बेरिलियम है, सेकेंड ए का मेंबर है, साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और 2-3 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एनायन सेम है, कैटायन अलग अलग है, और कैटायन कौन से हैं, फर्स्ट ए वाले। फर्स्ट ए के साइज बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आएगी, सीजियम फ्लोराइड की। अगला एग्जाम्पल इसी का कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एनायन अलग अलग हैं, और एनायन जब फर्स्ट ए और सेकंड ए के दोनों में से किसी के भी साथ चेंज हो रहा हो तो साइज के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, लिथियम आयोडाइड। ओके है, यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा होता है लिथियम का, तो लिथियम आयोडाइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो ऐसे हर एक सीक्वेंस में हम लोग एक एक का रीज़न याद कर पाना बहुत मुश्किल काम है। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, वो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आराम से हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम है। कैल्शियम है लेकिन एनायन अलग अलग हैं। एनायन अलग अलग हैं तो फ्लो चार्ट में हमें राइट में जाना है। फ्लो चार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर से इनको 2 में किया था, तो हमें राइट साइड में जाना है क्योंकि एनायन अलग अलग हैं और फर्स्ट ए और सेकेंड ए में साइज के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये हो गए आपके सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन। इसी तरह अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है मोनो एटॉमिक एनायन और एक है पॉली एटॉमिक एनायन। मोनो एटॉमिक एनायन का क्या मतलब है, H माइनस O माइनस, ये तो है मोनो एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे कार्बोनेट हो गया, जैसे सल्फेट हो गया, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया। 2 टाइप के एटम है, O2 2 माइनस, इसमें 2 एटम है ना, यहाँ पे देखो सिंगल एटम है। अगर मोनो एटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर पॉली एटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग फाई भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो ऊपर आ जाएगा, मैं एक बार और लिखूँगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, रेडियस अपॉन चार्ज। तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर एक से ज़्यादा एटम वाले एनायन हैं तो। एग्जाम्पल करते हैं तो दोनों समझ में आ जाएगा। साइज के साथ इन्वर्स कब होगा, जब सिंगल एटम हो। ज़्यादा एटम है तो साइज के साथ डायरेक्टली। अच्छा, साइज और चार्ज दोनों चेंज हो रहे हो तो हम पहले चार्ज को कंसिडर करेंगे। जैसे मैग्नीशियम और सोडियम के कोई सल्फेट हैं तो
मैग्नीशियम पे चार्ज ज़्यादा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ जो एनायन है वो पॉली एटॉमिक है, 2 एटम है। एनायन में 2 एटम है। कौन सा एनायन है? OH-। तो फिर साइज के साथ थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। ये देखिए डायरेक्ट रिलेशन था, थर्मल स्टेबिलिटी और रेडियस डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। चार्ज तो सब पे सेम ही है, तो रेडियस बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो है H सिंगल सिंगल ही है, पॉली एटॉमिक नहीं है, मोनो एटॉमिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इन्वर्स होगी, साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? एंटीमनी का, तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। HF, HCl, HBr और HI, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल एटम है तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इन्वर्स होगी, साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट। अब इस कार्बोनेट को देखिए, ये पॉली एटम है। पॉली एटम जब भी होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग लिखेंगे साइज अपॉन चार्ज। चार्ज सब में सेम है, सब पे +2 है, तो साइज बढ़ने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? बेरियम। अब ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में सबसे ज़्यादा साइज बेरियम का होता है। आगे बढ़ रहे हैं, बेरिलियम। अब ये मोनो एटॉमिक है, CO3 में 2 एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन H- दोनों ही H- है, तो ये मोनो एटॉमिक एनायन है। और मोनो एटॉमिक एनायन में थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इन्वर्स होती है। तो सबसे बड़ा साइज बेरियम का, तो सबसे कम थर्मली स्टेबल बेरियम होगा। ओके है, आगे बढ़ रहे हैं। ये वापस पॉली एटम आ गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन चार्ज। चार्ज सब में सेम है, लिथियम, सोडियम सब पे +1 ही है, तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए। इसके अलावा एक मिक्स वाला एग्जांपल करके देखते हैं। लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट। अब यहाँ देखिए +1 है, इसके ऊपर भी +1 है, इसके ऊपर +2 है और इसके ऊपर +2 है। बेरिलियम पे भी +2 है। हमको पता है थर्मल स्टेबिलिटी जब पॉली एटॉमिक होता है तब हम लोग लिखते हैं रेडियस अपॉन चार्ज या फिर साइज अपॉन चार्ज। चार्ज देखेंगे पहले, चार्ज ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो इन दोनों की कम होगी। इन दोनों में भी कम कौन होगा? जिसकी साइज़ ज़्यादा है उसका, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में चार्ज तो सेम है, तो हम लोग साइज से कर लेंगे। तो सबसे कम होगा बेरिलियम सल्फेट, फिर होगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब इन दोनों को देखें लास्ट, सोडियम और लिथियम को। यहाँ पे चार्ज सेम है तो साइज से देखेंगे, साइज किसका ज़्यादा है? सोडियम का ज़्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी सोडियम की ज़्यादा होगी। ओके है, ये हमने बहुत ही फास्ट सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स करे हैं एक फ्लो चार्ट बन के माध्यम से। इस PDF में एंड में मैं कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर भी ऐड कर दूंगा, जो आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। और इन दोनों फ्लो चार्ट को अप्लाई करके आप सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब भी ये फ्लो चार्ट काम नहीं करेगा, कौन सा? सॉल्युबिलिटी का। जब भी सॉल्युबिलिटी का फ्लो चार्ट काम नहीं करेगा तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? फजान्स रूल। और फजान्स रूल आपको पता होगा, 4 चीज़ें हैं फजान्स रूल के अंदर। स्मॉल कैटायन होना चाहिए, लार्ज एनायन होना चाहिए, हायर चार्ज होना चाहिए और लास्ट सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये चारों चीज़ें कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करती है। तो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा उतना पोलर सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल होगा। लाइक डिज़ोल्व इन लाइक, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। पोलर वाला पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में होगा। अगर ये चारों हैं, चारों में से कोई भी कंडीशन फेवर हो रही है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, तो वो पोलर में डिज़ोल्व कम हो जाएगा।
तो सॉल्युबिलिटी आप निकाल सकेंगे। लेकिन पहले आपको फ्लो चार्ट ही अप्लाई करना है, फ्लो चार्ट ना लगे तो फिर फजान्स रूल को अप्लाई करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।